हम्म। ठीक है। नमस्कार साथियों। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज से हमारी शुरू होने वाली है स्टैटिक जीके की क्लास। आरपीएफ के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे एसआई है चाहे वो, और साथ में जिनकी तैयारी यूपीएसआई की है, दो बैच में खास तौर पे मदद आपकी करने वाली है। तो उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत ठीक चल रही होगी। और इसको हम, क्योंकि स्टैटिक जीके अभी आपकी बाकी है, इसको हम और बेहतर करने का काम करेंगे इस स्टैटिक जीके के माध्यम से। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आवाज वगैरह का कोई इश्यू नहीं है तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही यहाँ से पढ़ाना शुरू किया है मैंने ऐप पे। तो अभी तक यूट्यूब पे ही क्लासें होती थी, तो थोड़ा सा आइडिया एक मुझे मिल जाएगा कि कोई आवाज वगैरह तो दिक्कत नहीं है। एक बार थम्स अप कर दीजिए बच्चों कोशिश रहेगी जितना भी है हम क्लास के क्लास में याद करें। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा टॉपिक रहेगा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा सवाल बनने वाला टॉपिक है वो होता है यूएनओ। कौन सा होता है बच्चों? वो होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी बताता चलूंगा इसके बारे में, हिंदी में मैं बताता चलूंगा, अंग्रेजी में मैं बताता चलूंगा। तो अभी जो है फर्स्ट क्लास है, इसका जो बनाना चाहते हैं नोट्स बनाइए, वरना तो परसों मैं एक छोटी वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहला फैक्ट जो है, जो सबसे पहला फैक्ट है, हम पहले उस पर पहुंचते हैं कि देखो क्यों बनाने की जरूरत पड़ी इस संगठन को। तो सबसे पहले आप चले जाइए 1914 से लेके 1918 में। आपको क्या दिखेगा वहां पे? आपको वहां पे बहुत सारे देशों की सेनाएं आपस में लड़ती हुई दिखेंगी। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब? 1914 से 1918 तक, 1914 से लेके 1918 तक दुनिया भर की बर्बादी हुई, दुनिया भर के लोगों की मृत्यु हुई, असमय मौत हुई। यानी कि जब एक तो आता है टाइम आदमी का जब वो मरे, और युद्ध में होता है ऐसा टाइम जब समय के बगैर आदमी मरता है। तो यही हुआ। और जब ये आफत, ये आपदा, ये देखा विनाश लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया? लोगों ने, जो उस टाइम के बड़े बड़े लोग थे जिनके हाथ में कुछ चीजों को सुधारना था, तो उन्होंने क्या किया कि शांति के लिए, कि दुनिया में शांति बनी रहे, उसके लिए एक संस्था बनाने के लिए उन्होंने शुरू किया काम। और वो संस्था बनकर आई इसके बाद लीग ऑफ नेशंस के तौर पे। क्या नाम था उसका? राष्ट्र संघ उसे हिंदी में कहते थे, अंग्रेजी में कहते थे लीग ऑफ नेशंस। तो कौन सी संस्था बन के आई मेरे दोस्तों? संस्था बन के आई लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस का गठन आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है 10-20। इसे याद रख लेना, 10-20 यानी 10 जनवरी 1920। कब? 10 जनवरी 1920। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संस्था अस्तित्व में आई? सीधे सीधे सवाल पूछती है भाई, जो भी एग्जामिनर है, जो भी, वो क्या पूछेगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संस्था आई एक साथ? तो वो पूछेगा बच्चों, ध्यान रखना है कि लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ निकल के आया, और 10 जनवरी 1920 को इसका गठन हुआ। अब कोई भी संस्था अगर बनती है तो उसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होता है कि उसका मुख्यालय कहां पे बना, यानी कहां से ऑपरेट किया उसने, कहां से सारा काम उसने किया। तो बच्चों ये निकल के आया कहां पे? ये निकल के आया, ध्यान रखना है, जिनेवा। जिनेवा में इसका मुख्यालय बना। तो 3 सवाल आपसे पूछेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? ये सीधे सीधे भी आ जाता है, 1914 से लेकर 18 हुआ। कौन सी संस्था का गठन प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप हुआ? लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ का हुआ। राष्ट्र संघ का गठन किस तारीख को हुआ? तो 10 जनवरी 1920 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहां था? ये 4 सवाल हमने सबसे पहले देख लिए। कौन से? ये 4 हमने देख लिए हैं बच्चों सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या निकल के आता है? देखिए, उसके बाद निकल के आएगा पहला सवाल कि जब लीग ऑफ नेशंस बन गया
लेकिन वो एक बहुत मजबूत संस्था नहीं बन पाई। यानी राष्ट्र संघ जो थी बहुत मजबूत संस्था नहीं थी। अगर बहुत मजबूत संस्था होती तो क्या हुआ, 1918 में युद्ध खत्म हुआ पहला। 1920 में क्या हुआ बच्चों, 1920 में क्या हुआ, ये गठन हुआ लीग ऑफ नेशंस का, और इसके 19 साल के अंदर यानी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया शुरू। यानी अगर ये बहुत मजबूत संस्था होती तो ये इस विश्व युद्ध को रोक सकती थी, क्योंकि गठन ही किस लिए हुआ था कि आगे इतने बड़े पैमाने पर कोई विनाश फिर से ना दोहरा दिया जाए देशों के द्वारा, सारी दुनिया के द्वारा फिर से विनाश दोबारा ना दोहरा दिया जाए। इसके लिए क्या किया था, इसका गठन किया था। लेकिन 19 साल के अंदर ही फिर से बनी बच्चों वही स्थिति जो पहले बनी थी, फिर से लड़ाई हुई देशों के बीच में। उस लड़ाई के फलस्वरूप वो बदलती चली गई, उसमें देश शामिल होते चले गए, और जब बहुत सारे देश उसमें इन्वॉल्व हो गए तो उसे भी क्या नाम दे दिया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी लगभग पूरी दुनिया ही जिसमें युद्ध में शामिल हो गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से गांव में आपने देखा होगा आपस में लड़ाई होगी, तो फिर जो बड़े बूढ़े हैं, जो मजबूत लोग हैं गांव के, जो मौजिज लोग हैं यानी कि जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सब बैठते हैं, वो कोशिश करते हैं कि शांति स्थापित हो सबसे पहले तो, और दूसरा दोबारा आपस में लड़ाई ना हो। यही क्या हुआ, उस टाइम के जितने भी मजबूत देश थे, तो उन्होंने बच्चों जब ये युद्ध खत्म हो गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो गया। क्यों, क्योंकि इस युद्ध में पहली बार परमाणु बमों का भी प्रयोग किया गया। आपको पता होगा हिरोशिमा पर क्या 6 अगस्त को हुआ था 1945 में, हाँ या ना में जवाब देना बस। हिरोशिमा पर क्या जो परमाणु बम का हमला हुआ था, क्या वो कब हुआ, 1945 6 अगस्त। क्या नागासाकी पर 3 दिन बाद ही फिर से परमाणु बम का हमला किया गया, अमेरिका के द्वारा किया गया, क्या वो 9 अगस्त को हुआ था। तो ये दो चीज बच्चों, ठीक है, ये दो चीज कट रही है क्लास, कटनी तो नहीं चाहिए बच्चों, कट रही है क्लास, जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है क्लास में। ठीक है, अगर ठीक है तो थम्स अप करो एक बार, जल्दी बताओ, अगर ठीक है तो थम्स अप करो। ये रेड कलर नहीं लेंगे, चलो ये कलर तो दूसरा लेता हूं मैं, ठीक कह रहे हो आप, ये कलर थोड़ा सा वैसा दिखता होगा ना, देखिए कलर बदल दिया, ठीक है। चलिए, चलो किसी किसी बच्चे का आ रहा होगा बच्चों, वरना क्लास ठीक है, कहीं कहीं इशू आ रहा होगा। चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है याद रखना है वो खत्म हुआ, तो सेम वही संस्था बनाने की बात चली कि भाई एक मजबूत संस्था बनाएंगे, इस बार पहले जैसी नहीं जो 20 साल भी युद्ध को नहीं रोक पाई। तो फिर बना संयुक्त राष्ट्र संघ। जो अभी आपको देखने को मिलती है संस्था वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो उसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसीलिए यह सवाल बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। और क्योंकि 24 अक्टूबर के दिन इसकी स्थापना हुई, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के तौर पे भी, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के तौर पे भी, यूएनओ डे के तौर पे भी मनाया जाता है। यह आपको यहां पे एक सवाल रखना है याद। तो द्वितीय विश्व युद्ध की आपसे साल पूछ लेगा, 1939 से 45 तक हुआ, 46 तक हुआ, 47 तक हुआ, 44 तक हुआ, तो आपको यह याद रखना है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको याद रखनी है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस आपको याद रखना है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि इसके कितने सदस्य थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, यानी फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने इसकी स्थापना की, इस संस्था को स्टैब्लिश किया, इस संस्था को जो फाउंडर के तौर पे जाने जाते हैं, वो कितने मेंबर थे, यहां पे आपसे पूछता है। तो आप कहोगे 51, 50 थे उस टाइम पे, 51वां क्या हुआ बच्चों,
51वां मेंबर नहीं था, लेकिन उसके लिए जगह रखी गई, उसने बाद में आके साइन किए, और वो सीधे सीधे पूछ लेता है कितने सदस्य थे संस्थापक, 51 थे। और क्योंकि एक सदस्य ने बाद में साइन किए, लेकिन वो मेंबर माना जाता है, फाउंडिंग मेंबर ही माना जाता है, संस्थापक सदस्य ही माना जाता है, जिन्होंने शुरुआत में इसको बनाया, संस्था को, जिनकी वजह से ये अस्तित्व में आया, वो ऐसा ही मेंबर माना जाता है। इसलिए उससे सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि वो कौन सा मेंबर है 51वां। तो वो है बच्चों पोलैंड। कौन सा है? पोलैंड। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा वो कौन सा मेंबर है, पोलैंड बच्चों। ठीक है, अब आपसे एक सवाल सीधे सीधे पूछता है बच्चों, मैंने पीडीएफ में ही बनाया है ताकि आपको मैं क्लास में पढ़ाने के साथ साथ याद भी करवा सकूं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो आपका बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, जबकि नोट्स आप लोग बनाते ही, और आपको बनाने भी हैं, स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने हैं, एक ही बार बनाने पड़ेंगे, बार बार तो बनाने नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने रखा है इसको पूरी को एक बेहतर स्लाइड के तौर पे, ताकि आप जो इससे पढ़ना चाहें, इस वाली उससे पीपीटी से, वो इससे पढ़ लें, और जिनको चाहिए आपको क्या जो हैंड रिटन नोट्स, तो वो अपने बना लें। ठीक है, चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। सीधे सीधे सवाल आता है, जैसे आपसे पूछ ले जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, आप पेरिस बता देते हो, यूनेस्को का बताते हो ना। यूनिसेफ का आपसे पूछा जाता है, आप बता देते हो क्या? न्यूयॉर्क। ठीक है, उसी तरह यूएन का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क है बच्चों, न्यूयॉर्क, और इसमें एक मैनहट्टन द्वीप है। क्या है? मैनहट्टन द्वीप। कहां पर? मैनहट्टन आइलैंड जो है वहां पर बच्चों। ठीक है, चलिए, दूसरा, क्योंकि ये जो जमीन है ये किसी सरकार ने नहीं दी, ये एक व्यक्ति ने दी, क्योंकि वो चाहते थे कि शांति स्थापित हो दुनिया में, और शांति स्थापित करने के लिए अगर मेरा कोई योगदान हो सकता है तो मैं वो करूंगा। ऐसी सोच के साथ रॉकफेलर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये जमीन दान में दी। तो रॉकफेलर का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर में, न्यूयॉर्क का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर में, मैनहट्टन द्वीप का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर में बच्चों। इसका मुख्यालय जो है वो कब बनके तैयार हुआ? तो 1952 में हुआ। यह भी हमें याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर है, जिसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दान में दी, वो कब बनकर तैयार हुआ? 1952 में। 1952 में बनकर तैयार हुआ। यह हमारा अगला सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे पहुंच जाते हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र का ध्वज, सबसे ज्यादा जो सवाल बनता है ना बच्चों ध्वज में, वो क्या बनता है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का है। तो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज जो है, ध्यान रखना है, वर्ल्ड मैप है, और वो दो तरफ से जैतून की शाखाएं, ऑलिव ब्रांचेस जो हैं, क्या है? ऑलिव ब्रांचेस, जो किसकी? पीस की, जो पीस का सिंबल यानी कि शांति का प्रतीक मानी जाती हैं, उनसे घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में किस चीज की शाखाएं हैं? आम की हैं, पीपल की हैं, या जैतून की हैं? तो जैतून की शाखाएं हैं, क्योंकि ये शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। और ये संस्था बनी ही किसके लिए थी? शांति लाने के लिए बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि क्रांति तो पहले ही चल रही थी दुनिया में, मारकाट तो पहले ही चल रही थी, ये शांति लाने के लिए संस्था बनी थी भाइयों। ठीक है, चलिए, तो ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसे जब हम देखेंगे ना तो हमें ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। तो आपसे पूछेगा किस तरह की पृष्ठभूमि है, तो नीली है। बैकग्राउंड किस तरह का है बच्चों? नीला है, याद रखना है, नीला है, और उसमें सफेद में बना हुआ है। ये सफेद में जैतून की शाखाएं हैं, सफेद कलर में ही वर्ल्ड का मैप है। तो वर्ल्ड का मैप किससे घिरा हुआ है भाई? घिरा हुआ है जैतून की शाखाओं में, और ये शाखाएं ऊपर से खुली हुई हैं, यानी शांति के लिए खुली हुई हैं। जो देश शांति प्रिय हैं उनके लिए हम हमेशा ओपन हैं, उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा ओपन है। ये इस चीज को दर्शाने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, इस चीज को दर्शाने का काम करते हैं, तो ये भी हमें रखना है याद। अब संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सीधे सवाल बनता है भाषाओं से। कैसा बनता है? संयुक्त राष्ट्र में कुल कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? आप कहोगे जी 6 भाषाएं हैं, लेकिन काम 6 की 6 भाषाओं में नहीं होता। काम होता है केवल 2 ही भाषाओं में, एक अंग्रेजी में होता है और एक फ्रेंच में होता है।
किस किस में काम होता है? अंग्रेजी में और फ्रेंच में। यानी जो वर्क होता है वहां का, जो भी वर्क होता है वो किस किस लैंग्वेज में होगा? इंग्लिश में होगा और फ्रेंच में होगा। और मैं आपको एक क्लास खत्म होते होते इस यूएन को आपकी उंगलियों पर रटाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य है। तो आज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, एक क्लास खत्म होते होते इसको उंगलियों पर रटाने का मेरा काम रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र अलग अलग नहीं है बच्चों, सेम ही है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ और ये दोनों एक ही हैं। मान्यता प्राप्त भाषाएं कुल कितनी है? सवाल कैसे बनेगा? संयुक्त राष्ट्र में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? 6 भाषाएं हैं। कुल कितनी भाषाओं में काम होता है? 2 में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। इसके अलावा कौन सी हैं बच्चों? 4 भाषाएं जो हैं, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। तो अंग्रेज और फ्रेंच क्या पसंद करते हैं? कार्स को पसंद करते हैं। अंग्रेज और फ्रेंच क्या पसंद करते हैं? कार्स को पसंद करते हैं। कार्स में सी क्या है? चाइनीज है। ए क्या है? अरेबिक यानी अरबी है। आर मतलब रशियन है। एस मतलब स्पेनिश है। और इसको भी हम बहुत बेहतरीन और भी ढंग से याद करेंगे। ये तो हो गया हमारे ट्रिक कि चीन भाई अंग्रेजी और फ्रेंच लोग जो हैं क्या पसंद करते हैं? कार्स को पसंद करते हैं, है ना। चाइनीज, अरेबिक, रशियन और स्पेनिश। चाइनीज, अरेबिक, रशियन और स्पेनिश। लेकिन इसे याद करने का एक तरीका और भी है, वो हम आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो कुल भाषाएं कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं। कितनी? 6। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? चार्टर मतलब जैसे एक हमारे देश का संविधान बना हुआ है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र किन नियम कायदों का पालन करेगा, इसके लिए वहां पर एक चार्टर बना दिया। जैसे हम याद करते हैं ना, इतनी अनुसूची, इतने अनुच्छेद, इतने अध्याय, वैसे ही इस चार्टर में 19 अध्याय यानी 19 तो चैप्टर हैं और कुल अनुच्छेद हैं 111। क्या है बच्चों? कुल किसमें, इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 111। कुछ बच्चों को बाइलिंगुअल की इश्यू होगा, वैसे तो मैं आज बोल रहा हूं, मैं आगे की जो कल की क्लास का मैं और नहीं कहता आपसे, मंडे से जो तीसरी क्लास आएगी उसमें मैं पूरी तरह बाइलिंगुअल भी करूंगा। अभी ये वाला फॉन्ट कितना काम करेगा ये मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा था, क्योंकि कई बार पूरी मेहनत के बाद ये फॉन्ट काम नहीं करता, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आज ये देख लिया है, कल की जो एक क्लास है और हो जाएगी, उसके बाद मैं पूरी तरह से इन दोनों को बाइलिंगुअल रखूंगा बोर्ड पे भी। आज मैं बोल रहा हूं केवल, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना है, कुल अनुच्छेद 111 हैं, चैप्टर भी याद रखने हैं, 19 है बच्चों। चार्टर पर शुरुआत में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? यानी एक तरह का एग्रीमेंट है, एक तरह की उसमें शर्तें हैं, उस पर शुरू में 50 नहीं किए, लेकिन फिर 51वां पोलैंड बन गया था। कौन सा बन गया था? 51वां बन गया था बच्चों, पोलैंड। कौन बन गया था? 51वां बन गया था बच्चों, पोलैंड। ये रखना है हमको याद, ठीक है। चलिए, अब इसका सबसे, इन सवालों के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य आता है, वो आता है किससे संबंधित, कि इसके अंग कितने हैं, इसके कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं इसके बच्चों, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं। एक तो है भाई महासभा, जनरल असेंबली। सीधे सीधे पूछा जाता है इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? तो महासभा मुख्य अंग है। सुरक्षा परिषद, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी मुख्य है। तीसरा, आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी महत्वपूर्ण अंग है, ध्यान रखना है। ये 3 कौन कौन से हो गए? महासभा यानी जनरल असेंबली हो गई, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, सामाजिक और आर्थिक परिषद यानी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल हो गई। इसके बाद प्रन्यास परिषद एक इसका अंग है, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गई। क्या हो गई? ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गई। उसके बाद बच्चों एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, 5वां अंग हो गया। और छठा सचिवालय। तो अगर मुख्य अंगों की बात करें, आपसे कोई कह दे WHO है क्या? WHO मुख्य अंग नहीं है, याद रखना है। मुख्य अंग ये हैं, वो सब इसके अंतर्गत काम करने वाली संस्थाएं हैं। यूनेस्को इसके अंतर्गत काम कर लेती है बच्चों, ठीक है। यूनिसेफ इसके अंतर्गत काम कर लेती है ना। दूसरा जो मैंने बताया WHO भी इसके अंतर्गत काम कर लेती है, लेकिन बच्चों वो इसके मुख्य अंग नहीं है। मुख्य अंगों में जाओगे तो पहला कौन सा हमने किया? पहला हमने महासभा पढ़ा, दूसरा हमने सुरक्षा परिषद पढ़ा, तीसरा सामाजिक और आर्थिक परिषद पढ़ा, चौथा बच्चों कौन सा? प्रन्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल पढ़ा,
5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा और 6ठा सचिवालय पढ़ा। इसमें केवल एक अंग, क्योंकि टोटल पूछे आपसे यूएन का मुख्यालय आप कहां बताते हो, यूएन का मुख्यालय आप बताते हो न्यूयॉर्क में, तो इसके 5 अंग न्यूयॉर्क में स्थित हैं। केवल इसको छोड़ के ये जो अंग है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये द हेग, नीदरलैंड में एक जगह है द हेग, वहां पर स्थित है। कहां पर है बच्चों? नीदरलैंड में। और सीधे सीधे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंग नीदरलैंड में है या कौन सा अंग न्यूयॉर्क में नहीं है। इस तरह का सवाल पेपर में आपको पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है। प्रीवियस पढ़ोगे तो ये कई बार आपको मिलेगा कौन सा अंग जो है वो ऐसा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, वरना तो 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है बच्चों। ठीक है, चलिए 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अगला जो सवाल इसका बनता है कि सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित कुछ फैक्ट। जैसे संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, तो क्या कोई से अंग ने काम करना बंद भी कर दिया है? कोई सा अंग ऐसा है कि जिसने काम करना बंद कर दिया हो? तो ऐसा अंग है प्रन्यास परिषद, जिसे हम कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। और कब से बंद किया? 1994 से। यह है क्या? देखो, जब पहले क्या था, ब्रिटेन ने बहुत सारे उपनिवेश बनाए हुए थे, यानी एक देश को दूसरा जो है गुलाम बनाना अपना फैशन समझता था। फिर धीरे धीरे थोड़े डेवलप हुए, देशों को भी पता चला कि भाई हम क्यों गुलाम बने, कहीं पे विद्रोह हुआ, कहीं पे कुछ हुआ, तो ज्यादातर देश क्या हो गए बच्चों? आजाद हो गए। लेकिन आजाद होने के बाद भी कुछ देश इतने पीछे थे कि उन्हें ऐसा भी हो सकता था कि उन्हें फिर से गुलाम बना ले कोई, और फिर से गुलाम बना लेगा तो उनका तो फिर से पुराना जो सिस्टम चला रहा है वही चलेगा, फिर वो वही जानवरों की तरह जिएंगे। तो इसलिए जब ये संस्था बनी शांति के नाम पे, तो फिर ये निर्णय भी लिया गया कि ऐसे देश जो अपना शासन खुद चलाने में सक्षम नहीं है, उनसे क्या करवाया जाए, उनकी मदद के लिए जो बड़े बड़े देश हैं, जो पहले से ही विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, उन देशों को जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई आप इनकी मदद करोगे, आप इनकी मदद करोगे। उससे फायदा क्या होगा? एक तो उन लोगों का, उन देशों का जो विकास है बड़े वाले देशों का, वो इन तक पहुंचेगा। दूसरा, जब कोई क्या होता है बच्चों, ताकतवर इंसान, तो ताकतवर इंसान के यहां अगर रोज कोई हुक्का भरने भी आता है ना, चिलम भरने भी आता है, तो उसे हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं करता। तो जब किसी पे अमेरिका की छत्र छाया होगी, किसी पे ब्रिटेन की छत्र छाया होगी, किसी पे क्या फ्रांस जो है उसकी छत्र छाया होगी, तो कोई देश उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ये इसके पीछे उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो ये क्लियर होता चला गया कि ये देश भी अपना शासन खुद चला सकते हैं, ये अपनी गवर्नेंस खुद चला सकते हैं, ये अपनी सरकार खुद चला सकते हैं, ये अपने हितों को, ये अपनी अच्छाई और जो बुराई है उसे खुद सोच सकते हैं। इसलिए अब जरूरत नहीं है। तो भाई 1994 में ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यानी प्रन्यास परिषद ने काम करना बंद कर दिया। ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही। मुख्यालय 5 अंगों का तो न्यूयॉर्क में है, केवल एकमात्र अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। कहां पे मेशरो? हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है, प्रन्यास परिषद मैंने बताया बच्चों क्या है, ये मैंने बताया अभी आपको, है ना। प्रन्यास परिषद मैंने अभी बताया आपको कि ये है क्या। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या इसमें आएगा आपसे पूछने के लिए, इसमें फिर 6 अंगों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मांगता है। एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे को इतनी बड़ी संस्था है, विश्व पे सबसे, विश्व लेवल की सबसे बड़ी संस्था है, तो उसे इतनी जानकारी तो इसके बारे में होनी चाहिए। तो जो कुछ कुछ सवाल पूछता है, प्रीवियस जो सवाल हैं उनके आधार पे मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, उन्हें मैं बता देता हूं। कि उपनाम है इसका विश्व की लघु संसद। क्या उपनाम है बच्चों? उपनाम यानी जो नाम दे दिया जाता है, जो नाम दे दिया जाए कि भाई ये नाम है ना, यानी एक तरह से जिससे तुलना कर दी जाए उसकी, तो इसका उपनाम है विश्व की लघु संसद। अब लघु संसद क्यों है ये विश्व की? ये विश्व की लघु संसद इसलिए है बच्चों क्योंकि ये विश्व के हर देश के लोग यहां पर रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाते हैं। हर देश के रिप्रेजेंटेटिव यहां मिलेंगे। आपकी संसद में क्या है?
आपकी संसद में भी तो यही होता है। अभी चुनाव हुए हैं बिल्कुल अभी अभी, हर देश के हर कोने का आदमी उसमें मिलेगा। उसमें गोवा का भी सांसद है, उसमें महाराष्ट्र का भी है, उसमें कहाँ का है बच्चों, यूपी का भी है, उसका हरियाणा का भी है, महाराष्ट्र का भी है। तो इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन जब पूरे दुनिया के देशों का होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे कि विश्व की एक छोटी सी संसद हो गई हो। जैसे विश्व से लोग, हर देश से एक एक आदमी आ रहा है, मतलब जैसे विश्व की एक छोटी सी संसद मान ली जाए इसे, ठीक है। तो विश्व की लघु संसद की संज्ञा किसे दी जाती है, ये महासभा को, ये महासभा को दी जाती है। ये मान लो जैसे हमारी संसद है, ठीक है। कितने प्रतिनिधि, सवाल आता है कि महासभा में हर देश कितने आदमी भेज सकता है। देखो आदमी तो बेशक भेज दो 5, लेकिन वोट रहेगी एक ही। अगर एक आदमी से काम नहीं संभलता 5 भेजो, बेशक 5 तक भेज सकते हो, लेकिन वोट जब आप डालोगे, अगर कोई प्रस्ताव आता है, अगर कोई प्रपोजल आता है, तो उस पे वोट डालोगे तो आपकी वोट एक ही काउंट होगी। प्लस चाहे कितना ही बड़ा देश है उसकी भी वोट एक काउंट होगी, चाहे कितना ही छोटा है उसकी भी वोट एक ही काउंट होगी। ये इसकी थोड़ी खासियत है, ठीक है। महासभा की बैठक से सीधे सीधे सवाल आता है, तो सितंबर के तीसरे मंगलवार से, सितंबर का तीसरा मंगलवार, भाई जब किसी पे कोई सितम करता हो, यूएन का रोल कहां शुरू होता है, यूएन का होता है जब किसी पे कोई सितम करे ना, तो उसके मंगल के लिए, उसके मंगल के लिए बैठक होती है। भाई साहब किसी पे कोई सितम करे तो उसके खिलाफ जो सितम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके मंगल के लिए बैठक होती है। इस तरह से हम याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे। अभी मैंने कहा है बच्चों 2 दिन नोट्स मत बनाओ, 2 दिन नोट्स मत बनाओ। और क्लास के साथ साथ अगर नोट्स बनाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, एक तो ढंग से, एक तो आप पढ़ नहीं पाओगे क्लास के साथ नोट्स बनाओगे तो, और इतनी धीमे फिर क्लास चलेगी कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो जो इतना टाइम वेस्ट करेगा वो बच्चा सिलेक्शन वैसे भी नहीं ले पाएगा। इसलिए नोट्स आप बनाओ बाद में, है ना, नोट्स आप बाद में बनाओ। और मैं बात करूंगा अगर हम आपको इसके हैंड रिटन नोट्स दे सकते हैं तो वो भी मैं बात करूंगा, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर आप यहां के साथ बनाओगे तो भाई फिर तो आपकी क्लास तो होली। इसलिए अभी तो केवल सुनो। मैक्सिमम चीज मैंने कहा था क्लास खत्म होने तक शायद आपको जरूरत ही ना पड़े किसी नोट्स की। आप शायद यही कह दोगे जी नोट्स की मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं कर लेता हूं बस, ठीक है। तो यहां तक हो गई ये बातें। अब हम अगली बातों पे आ जाते हैं बच्चों। सितंबर के तीसरे मंगलवार को महासभा में कितने अध्यक्ष होते हैं, सीधे सीधे एमसीक्यू आता है, एक अध्यक्ष होता है। महासभा में कितने उपाध्यक्ष होते हैं, यानी डिप्टी चेयरमैन कह सकते हो उसे, है ना, डिप्टी प्रेसिडेंट बोल सकते हो। तो वो होते हैं 21। कितने होते हैं, 21। और इसमें कितनी मुख्य समितियां जो हैं, कितनी मुख्य समितियां हैं जिनके अध्यक्ष महासभा चुनती है। ये सब महासभा के काम है। हमने 6 पढ़े हैं अंग, अभी हम पहले अंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो कितने जो हैं बच्चों, तो 7 जो मुख्य जो कमेटी होती हैं उनके अध्यक्षों का चुनाव भी कौन करती है, महासभा ही करती है। और इसके अलावा महासभा के 3 प्रमुख काम हैं। पहला, बजट तैयार करना। सीधे सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग इसके लिए बजट तैयार करता है। आप करोगे यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, क्या है, जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, महासभा इसके लिए बजट पेश करती है। दूसरा सवाल पेपर में बार बार देखने को मिलता है कि इसका बजट कौन पेश करता है। तो महासचिव, जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल जो है बच्चों, उनके द्वारा ये पेश किया जाता है बजट। तो 2 हो गए। प्लस तीसरा सवाल बजट से क्या बनता है, ये कितने सालों के लिए, तो 2 साल, हर दूसरे साल, हर दूसरे साल, यानी 21 में हुआ है तो 23 में, 23 में हुआ है तो फिर 25 में होगा। हमारे देश का बजट हम हर साल पेश करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है 2 साल में एक ही बार पेश किया जाता है। कितने साल में, 2 साल में एक ही बार किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना है। महासभा का नाम क्या है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा काम इसका हो गया, एक तो बजट तैयार करना काम हो गया, दूसरा है नए सदस्य शामिल करना। आप जानते ही हो कि इसमें सदस्य बढ़ते रहे। अभी कितने हैं, एक टाइम पे 51 लोगों ने केवल साइन किया था, 50 ने किया था, 51वां पोलैंड बन गया था, ये हमें याद है। आज इसमें 193 देश हैं क्या, आज इसमें इतने 193 देश हैं क्या बच्चों, आज इसमें 193 देश हैं क्या,
चलो राहुल कुमार बेटा, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, मेरी करंट अफेयर पढ़ाने की थोड़ी आदत है, वैसे मैं आपको इसे भी याद करा दूंगा जल्दी से, ऐसे कर करके याद करा दूंगा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। क्लास बच्चों वैसे तो नहीं कट रही है, शायद कोई इशू आ रहा होगा, है ना, बच्चे तो कह रहे थे नहीं है। हाँ पीडीएफ से पढ़ाएं, पीडीएफ ये बच्चों, ये पीडीएफ ये। चलिए ध्यान रखना है, तो महासभा के कार्य क्या है बच्चों? एक तो बजट तैयार करना, महासचिव पेश करता है, हर 2 साल में एक बार बजट पेश किया जाता है। दूसरा है नए सदस्य शामिल करना, क्योंकि 51 से बढ़ते 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 हम कहां पे पहुंच गए? 193 पे पहुंच गए। 193 सदस्य आज की डेट में हैं। लास्ट है दक्षिणी सूडान, 193rd जो है दक्षिणी सूडान है, यानी साउथ सूडान है। तो हम यहां तक पहुंचे हैं, मतलब बीच बीच में हमने और लोग भी शामिल किए होंगे। हमारी बस जहां से चली उसमें 51 लोग थे, जब हमारी बस आज जहां है वहां उसमें 193 सवारी हैं, मतलब हमने कोई ना कोई सवारी बीच में से भी बिठाई है, उसमें बिठाते गए बिठाते गए बिठाते गए बच्चों, ठीक है। तो नए सदस्य भी शामिल किए तो 193 हो गए। तो यह भी काम महासभा का है, किसका है? महासभा का। और महासचिव की नियुक्ति, जो महासचिव, जो महासभा के यानी यूएन का जो ओवरऑल हेड होता है, यूएन का ओवरऑल हेड जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, उसकी नियुक्ति भी महासभा ही करती है, लेकिन किसी आदमी की सिफारिश चाहिए। जैसे पहले नौकरी के लिए सिफारिश हो रही ना, वैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद की क्या चाहिए? सिफारिश चाहिए भाई साहब। सुरक्षा परिषद की सिफारिश होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। क्या बनेगी? तभी बात बनेगी। तो महासभा के काम हो गए ये, आपसे सीधे सीधे पूछेगा और बता पाओगे, आप पक्का बता पाओगे। जब मैं इसका एमसीक्यू करवाऊंगा ना तो आप आगे आगे बताओगे मुझसे भी। अब दूसरे अंग पे आ जाओ। दूसरा अंग है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद, और नाम से ही पता चल रहा है सुरक्षा, जो सुरक्षा के काम में आए, जो क्या करे? सुरक्षा करे। तो भाई सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो है, क्योंकि ये सुरक्षा का काम करती है, ये दुनिया में शांति बनाए रखने का काम करती है, ये दुनिया को सुरक्षित रखने का काम करती है, और वही काम पुलिस का भी होता है। तो इसका भी एक उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन। जैसे आपसे पूछ रहा था भाई, आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था दुनिया का पुलिसमैन, यहां पे पूछ रहा है दुनिया का पुलिसमैन, तो वो होती है सुरक्षा परिषद। वहां पूछा था संसार की लघु संसद, तो वो कौन सा था? महासभा। लघु संसद महासभा, क्योंकि वो कौन सा काम कर रही है? जो पार्लियामेंट करती है किसी देश की, और ये जो पुलिस करती है वो काम कर रही है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अब इसमें मेंबर कितने हैं? ये सवाल आपको बहुत मिलेगा, बहुत। कुल सदस्य होते हैं इसमें 15, जिसमें 5 तो होते हैं परमानेंट, P5 बोला जाता है इन्हें, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। कितने? 10 होते हैं नॉन परमानेंट, यानी 5 मेंबर इसमें परमानेंट बना दिए, यानी दुनिया की शांति की जिम्मेदारी 5 को तो परमानेंट दे दी, और कहा भाई केवल 5 से काम नहीं चलेगा, तो और 10 मेंबर रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और 10 मेंबर रख लेते हैं बच्चों, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 15। आपसे सीधे सीधे पूछेगा कितने परमानेंट मेंबर हैं? 5 हैं। कितने नॉन परमानेंट हैं? 10 हैं। चुनाव जो है, देखो इन्हें तो कोई चुनेगा नहीं, जो परमानेंट है उसे तो कोई चुनता नहीं। परमानेंट का मतलब वो तो हमेशा रहेगा, उसे किसी के चुने जाने की जरूरत ही नहीं है, उसे जरूरत ही नहीं है कि कोई उसे नियुक्त करे। लेकिन ये नॉन परमानेंट है, बदलते रहते हैं। नॉन परमानेंट का मतलब ये कि परमानेंट नहीं है, कभी कोई से आ जाएंगे, कभी कोई से आ जाएंगे, कभी कोई से आ जाएंगे। तो जो नॉन परमानेंट हैं इनमें भी बच्चों क्या होता है? 5 साल, 5 मेंबर 2 साल के लिए बनते हैं। 5 जो हैं ये 2 साल के लिए, 5 2 साल के लिए, तो ये बदलते रहते हैं। जैसे 2023 में नए बने ये 5, ठीक है, 24 में ये नए बने, अब 25 तक इनका कार्यकाल हो जाएगा 2 साल का। जो 23 में बने थे ना, जब 25 आएगी तो इनका कार्यकाल हो जाएगा कितना? कितना बच्चों? कितना हो जाएगा इनका कार्यकाल? बताओ, 2 साल का। तो 25 में ये वाले बदल जाएंगे, फिर 26 में इनका कार्यकाल 2 साल का हो जाएगा, तो ये वाले बदल जाएंगे। अब जब 27 आएगा तो 25 वालों का हो जाएगा,
तो ये वाले बदल जाएंगे। तो आपसे पूछता है कितने मेंबर हैं जिनका कार्यकाल हर 2 साल में बदलता रहता है। तो 5 मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल हर 2 साल में बदलता रहता है। ठीक है, 5 मेंबर हैं जिनका कार्यकाल कितने में बदलता रहता है, हर 2 साल में बदलता रहता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इनका चुनाव कौन करती है, महासभा करती है। इनका चुनाव कौन करती है बच्चों, महासभा करती है 2/3 बहुमत से। कितने से, 2/3 बहुमत से इनका चुनाव कौन करती है, महासभा करती है। और यह भी हमें रखना है याद। ठीक है बच्चों, 193 मैंने कहा था संयुक्त राष्ट्र के, 193 मैंने कहा संयुक्त राष्ट्र के जो देश है सदस्य, और ये मैंने क्या कहा है, ये मैंने कहा है 15 हैं सुरक्षा परिषद के, 15 सुरक्षा परिषद के हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो एक अंग है, ध्यान रखना है बच्चों, तो उसके हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको रखना है याद। चलिए, तो अब हो गए, इनका कार्यकाल कितना होता है, 10 साल। आपसे पूछेगा 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना है। स्थायी का मतलब कोई कार्यकाल नहीं, 1945 से लेके आज तक चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, आज तक चले आ रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य हैं इसमें 15, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, और नॉन परमानेंट से हर बार हर साल बदल जाते हैं कितने, 5। चलिए, अब एक सवाल और पूछता है आपसे कि परमानेंट कौन कौन से हैं, वो 5। तो उस टाइम पे जो 5 मजबूत देश थे, वो एक तो अमेरिका, एक तो कौन सा देश है बच्चों, अमेरिका। उस टाइम पे जो 5 मजबूत देश थे वो जो हैं, एक तो है कौन, अमेरिका, एक कौन है, अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है चीन, चौथा है फ्रांस, और 5वां है रूस। और ये आपको बिल्कुल उंगलियों पे होने चाहिए। क्या है, ये आपको बिल्कुल उंगलियों पे होने चाहिए बच्चों, याद रखना है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस बच्चों। ठीक है, चलिए, अब टोटल हो गए 15। 15 में क्या होता है कि इन 15 का एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि 15 में से अगर 9 लोग किसी चीज पे राजी हैं तो वो प्रस्ताव हो जाएगा पास। अगर कोई 15 लोग हैं और इन 15 लोगों के आगे कोई प्रस्ताव आया, उसमें 9 लोग अगर राजी हैं तो प्रस्ताव हो जाएगा पास। लेकिन उन 9 लोगों में से ध्यान रखना है बच्चों, उन 9 लोगों में ये जो है हमारे जो हैं परमानेंट वाले, हमारे जो परमानेंट वाले हैं, ऐसा ना हो कि वो जो बाकी 6 बचे हुए हैं उनमें एक भी परमानेंट वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि परमानेंट वाला अगर एक भी मना कर देगा, परमानेंट वाला अगर एक भी मना कर देगा, जैसे कोई प्रस्ताव आया, मान लो इजराइल का युद्ध है, ठीक है, इजराइल का युद्ध है, इस पे एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव के लिए वोट चाहिए पास होने के लिए 9, तो 9 वोट आई, 9 वोट उसकी किस में आई बच्चों, फेवर में, और वो क्या हो गया, वो पास हो गया। लेकिन वोट चाहे 14 आ गई फेवर में, क्या आ गई, 14, लेकिन एक जो खिलाफ है, खिलाफ एक परमानेंट वाला हो गया। कौन सा, एक जो खिलाफ है वो परमानेंट वाला हो गया। यानी अगर परमानेंट वाला किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ है तो चाहे 14 वोट आ जाएं, 14, फिर भी वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। चाहे 14 वोट आ जाएं फिर भी वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इनकी स्वीकृति बहुत जरूरी है। ये जो 5 है ना, इनकी स्वीकृति बहुत जरूरी है। इन 14 में वो 5 हैं तो ठीक है, वरना तो फिर वो प्रस्ताव हो जाएगा फेल। क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव हो जाएगा बच्चों फेल। ठीक है, तो भारत, फिर ये सवाल बनता है, भारत कितनी बार अस्थाई सदस्य बन चुका है, तो 8 बार बन चुका है। सीधे आता है ये सवाल, मैंने उसी तरह की क्लास बनाई है जिस तरह के आपके सीधे सीधे क्लास में सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, भारत कितनी बार अस्थाई सदस्य चुना जा चुका है, 8 बार भारत चुना जा चुका है। सबसे ज्यादा बार जापान, कितना, 12 बार, और दूसरे नंबर पे ब्राजील 11 बार। जो अस्थाई सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र के, सबसे ज्यादा बार कौन बना है, जापान 12 बार, और दूसरे नंबर पे ब्राजील 11 बार। ठीक है, ब्राजील दूसरे नंबर पे 11 बार, और बच्चों सबसे ज्यादा बार जापान। ठीक है, सबसे ज्यादा बार बना है जापान। तो ये सारे के सारे फैक्ट भी आपके दिमाग में होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले पे। अच्छा, ये अगला पार्ट आ गया, देखो इसका एक छोटा सा पार्ट, 2 पार्ट में करा लें क्या इसको, एक पार्ट में अगर कोई इश्यू है
2 में करा लें? बताओ जल्दी। अगर आपको लगता है 2 पार्ट में कराना ठीक है तो 2 में कराएं। कल ऐसा करते हैं कि एक जो है बच्चों, एक 10 मिनट में इसका पुराने का रिवीजन, क्योंकि हमें याद भी कोशिश करनी है क्लास में ही, और अगला जो बचा हुआ है उसे कर लेंगे। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है अभी शुरू में, है ना? ठीक है, जल्दी बताओ मुझे, अपना जवाब दो, हाँ या ना में। 15-20 मिनट की और होगी, फिर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। कल क्या होगा कि इसका रिवीजन हो जाएगा अब तक का, और जब रिवीजन हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और बाकी की 15 से 20 मिनट की और क्लास, यानी आधे घंटे में कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो फायदा भी देगा आपको ज्यादा, वो फायदा भी देगा। अभी शुरू में ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं रखेंगे बच्चों, तो आपको फायदा भी देगा। इसे कल करते हैं। और ना कल क्लास में आप देखना कि जो मैंने पढ़ाया है कल मैं पहले आपसे पूछूंगा, इससे 15-20 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और देखना आप सारे के सारे बताओगे। क्या बताओगे? सारे के सारे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आया क्लास में कुछ आनंद आया? कुछ चीजें लग रही हैं कि हाँ क्लास में हो जाएंगी? आया कि 6 भाषाएं होती हैं। अंग्रेज और फ्रेंच लोगों को कार्स पसंद है। कार्स मतलब चाइनीज सी हो गया, ए मतलब अरबी भाषा हो गई, आर मतलब रशियन हो गई, और बच्चों एस मतलब क्या हो गई? स्पेनिश भाषा हो गई। और अंग्रेजी और फ्रेंच पहले से ही हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच पहले से ही हैं। कितने हैं बच्चों स्थायी सदस्य? 5 हैं। नॉन परमानेंट कितने हैं? 10 हैं। सबसे ज्यादा बार जापान बना है, 12 बार बना है नॉन परमानेंट। और परमानेंट का क्या कार्यकाल है? कुछ भी नहीं। परमानेंट का मतलब परमानेंट, कोई कार्यकाल उसका होता ही नहीं है। ठीक है, महासभा में महासचिव होते हैं। नए सदस्यों को महासभा शामिल करती है। क्या करती है? महासभा। दुनिया की लघु संसद महासभा को कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल को कहते हैं। किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को। तो ये सब चीजें कल मैं और करवाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि तुरंत ही पेपर है, हमारे पास टाइम है, तो हम साथ में मजबूत भी करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं केवल पढ़ा दूं और फिर आप उसे भूल जाओ रख के और फिर कुछ भी ना करें। कोशिश रहेगी कि हम साथ में याद भी कराएं। तो कल मैंने आपसे केवल 10 क्लास की कही है, 10 क्लास आप ले लीजिए। 10 क्लास के बाद अगर आप कहेंगे ना कि सर हमें आपसे नहीं पढ़ना है, तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।